तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं सिटीजनशिप का पार्ट 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। एनआरआई कौन होते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होते हैं और जो पीआईओ हैं उन वो कौन होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उनके बारे में जो सिटीजनशिप है उसमें एक्ट वगैरह में क्या लिखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में क्या कुछ बताया गया है। तो उनके बारे में आज बेसिक डिटेल हम एक तरह से बेसिक में इसे लेकर के एडवांस लेवल तक जो पूरी डिटेल है उनकी हम जानेंगे। तो उसमें सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे, उसके जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकता है। कि अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कोई भी जो सिटीजन है वो कैसे उसको मतलब सिटीजनशिप ले सकता है, कोई भी पर्सन भारत की नागरिकता ले सकता है। तो उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी जो पर्सन है उसकी नागरिकता छीन सकती है, या फिर एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, पीआईओ हैं, वो कौन होते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि आपका 1 जुलाई से हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम 4 नए सब्जेक्ट्स अभी जोड़ रहे हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो और भी नए टीचर्स हम लेकर आएंगे। तो अभी 4 टीचर्स से अभी और जोड़ने वाले हैं हम। 1 तारीख से नया बैच हम अनाउंस कर रहे हैं, उसकी आपको डिटेल्स 1-2 दिन में मिल जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है कि जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप है, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में जान लेते हैं कि भी कैसे किसका क्या मतलब जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, तो उसके तहत जो सिटीजनशिप है किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि पहला जो रिनउंसिएशन है, रिनउंसिएशन के थ्रू क्या हो सकती है किसी का भी जो सिटीजनशिप है वो छीनी जा सकती है। तो बाय मेकिंग ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि घोषणा करके, मतलब कोई ये कह दे, घोषणा कर दे ये, या मतलब जैसे न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं कि भाई मैं अपना नाम वगैरह चेंज कर रहा हूँ, तो इसी तरह अगर कोई घोषणा कर दे कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप त्यागता हूँ, यानी कि त्याग करके वो अपनी सिटीजनशिप क्या कर दे, छोड़ दे और वो और किसी देश की नागरिकता ले ले, तो ऐसे हो सकता है। दूसरा रहे क्या, अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन ceases टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या करा कि मतलब पहले उसने क्या किया, डिक्लेरेशन किया। तो जो डिक्लेरेशन वो कर रहा है कि भी मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, उसमें क्या है कि वो उसके जो पंजीकरण होने पर, यानी कि जो उसकी डिक्लेरेशन है, जो उसका एग्रीमेंट है, वो वहाँ पे रजिस्टर होने पर जो एक तरह से क्या हो जाएगा, उसकी तभी से क्या हो जाएगी, उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो खत्म हो जाएगी और वो भारत का नागरिक होना बंद हो जाएगा। फर्दर व्हेन ए पर्सन renounces इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूसेज इंडियन सिटीजनशिप। तो क्या है कि इसके अलावा क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग कर देता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक खो देता है। तो क्या कह रहा है कि मान लो किसी ने नागरिकता भारत की क्या कर दी कि भी त्याग दी, मैं अभी जब से भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता, मैं किसी और देश की नागरिकता जो है क्या है एक्वायर कर रहा हूँ, एक तरह से ले रहा हूँ। तो उसका जो कोई भी अगर कोई बच्चा है उसका जो नाबालिग है 18 साल से कम उम्र का है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, नागरिकता वो भी अपनी खो देगा। और क्या कह रहा है कि उसमें एक मिनट, तो उसमें क्या है कि जो हावेवर व्हेन सच ए चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18, तो अगर मान लो कोई जैसे उसका नागरिकता जो खो जाएगी किसकी, जो उसका नाबालिग बच्चा होगा, तो अगर उसकी जो नाबालिग बच्चा है वो क्या हो जाता है 18 साल का, वो पूरा हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो 18 साल से ऊपर क्या हो जाएगा, वो 18 की एज अटेन कर लेगा और वो एडल्ट हो जाएगा एक तरह से। तो ही में रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट क्लॉज। तो क्या है कि मतलब इसी के तहत क्या कर सकता है वो, कि भी मतलब मेरे पिता क्या थे, पहले इंडिया के सिटीजन थे और उस टाइम पर मैं माइनर था, तो मेरी जो नागरिकता है वो एक तरह से ख़त्म कर दी गई थी, खो दी गई थी, छीन ली गई थी। तो अब मैं फिर से अपना भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अपनी नागरिकता जो है हासिल कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें क्या है, जो सेकंड पॉइंट है वो है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के थ्रू कैसे क्या नागरिकता छीनी जा सकती है। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली मतलब होता है खुद के अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से, बिना मतलब किसी की दबाव में आए, स्वेच्छा से क्या करता है, कोई भी कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेस, अनडू इन्फ्लुएंस और कंपल्सन, यानी कि बिना किसी के, बिना अभाव, बिना ड्यूरी के, जानबूझकर, अनुचित प्रभाव या मजबूरी, बिना किसी मजबूरी वगैरह के अगर कोई अपनी जो सिटीजनशिप है, यानी कि जो अपने स्वेच्छा से वॉलंटरीली अपनी जो एक्वायर कर लेता है दूसरे किसी देश की, अनदर कंट्री की, ही इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। तो क्या है कि अगर मान लो कोई भारतीय है, नागरिक है, वो स्वेच्छा से किसी और देश की, मान लो उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, या यूएस की, यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता ले ली, या ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, तो अगर उसने कहीं कहीं की भी नागरिकता ले ली भारत के अलावा,
स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, बिना ये नहीं कि भी किसी ने दबाव डाल करके उसकी नागरिकता उसको दिलवाई हो उस दूसरे देश की, अगर उसने स्वेच्छा से ली है तो इंडियन सिटीजन की क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इंडियन सिटीजन वो अब नहीं बना रहेगा, भारत की नागरिकता स्वतः उसकी समाप्त हो जाएगी। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग ए वार इन विच इंडिया इज एंगेज। तो अगर मान लो किसी कंट्री के साथ क्या है कि इंडिया वार में है, तो अगर इस उस टाइम पे ये क्या है, जो ये क्लोज है, ये प्रोविजन है, ये लागू नहीं होता है। थर्ड है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रीविएशन क्या है, डेप्रीविएशन इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या है कि ये केंद्र सरकार द्वारा जो भारतीय नागरिकता है उसका एक तरह से क्या है, अनिवार्य समाधान है। यदि अगर मान लो क्या है, अगर केंद्र सरकार किसी को टर्मिनेट करती है किसी की सिटीजनशिप, तो वो फुल एंड फाइनल होगा। और ये उनकी कुछ न कुछ उसने क्या है, अनिवार्य समापन है एक तरह से, कि भी उसने कुछ ऐसा एक्ट किया होगा जो असंवैधानिक है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, या देश की उसने क्या है, क्या देशद्रोही का कुछ काम किया है। तो उस टाइम पे क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट है जो, वो क्या कर सकती है, उसकी कंपलसरी टर्मिनेट कर सकती है, जो उसकी क्या है इंडियन सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता, उसको समापन कर सकती है। कब कब हो, इफ कब कर सकती है, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं कब कब उसको किया जा सकती है। पहला क्या है, सिटीजनशिप है, सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। कि मान ले पहले वो क्या था, किसी दूसरे देश का नागरिक था और उसने फ्रॉड करके कुछ गलत कागजात वगैरह दिखा करके, जो धोखाधड़ी से करके क्या कर दी, भारत की नागरिकता प्राप्त की है। या फिर क्या है, सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो क्या है कि असंवैधानिक कोई काम किया है या भारत के जो संविधान है उसके खिलाफ रुचि दिखाई है, यानी डिसलॉयल्टी, यानी कि उसको धोखा दिया है एक तरह से, क्या है उसका अपमान किया है, तो ये होता है डिसलॉयल्टी की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग ए वार। तो अगर मान लो कोई वार चल रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, कई बार हो चुका है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो वो एनिमी की किसी की हेल्प, जो दूसरे देश है जिसके साथ वार चल रहा है, तो उस टाइम पर अगर वो एनिमी नेशन की हेल्प करता है अनलॉफुली ट्रेड, या उसके साथ क्या है कानून का उल्लंघन करके अवैध रूप से व्यापार या संचार करता है, तो उसकी क्या कर ली जाएगी, जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो छीन ली जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नागरिकता छीन लेगी। तो नेक्स्ट है, सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। तो मान लो 2015 में किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, तो 2020 तक या उसने चाहे रजिस्ट्रेशन के थ्रू ली है या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अगर सिटीजनशिप ली है, किसी दूसरे देश का नागरिक था, वो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन की प्राकृतिकरण के तौर पर क्या ली है उसने, जो इंडिया की नागरिकता है वो ली है। तो अगर 5 साल के अंदर 5 साल, मान लो 2015 में उसने क्या किया है, जो नागरिकता ली है, तो 2020 तक, तो अगर उसके बीच में 2015 से लेकर के 2020 के बीच में अगर वो कहीं भी किसी भी पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर उसको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा के लिए कैद मिलती है, यानी 2 साल के लिए क्या किया जाता है, कैद किया जाता है, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा। नेक्स्ट है, सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली। कि भी अगर मान लो भारत का नागरिक है लेकिन वो क्या है, बाहर देश में रह रहा है किसी देश में, और कंटिन्यूसली बाहर रह रहा है तकरीबन 7 साल के लिए, और इंडिया में एक बार भी नहीं आया है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम लिमिट होती है कि भी इतने टाइम तो आपको रहना ही रहना है साल भर के अंदर, तो वो अगर वो नहीं आता है और लगातार 7 साल के लिए कंटिन्यूसली भारत से बाहर रहता है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो छीन ली जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप का क्या कंसेप्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो भारत का संविधान संघ है, वो क्या है, एक फेडरल है और एनविसेज इज ए डुअल पॉलिटी। तो डुअल पॉलिटी क्या है कि सेंटर पे अलग गवर्नमेंट है, स्टेट पे अलग गवर्नमेंट है, तो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है। लेकिन क्या है कि वहाँ की तरह रूल्स वगैरह रेगुलेशन सारे वहाँ के फॉलो नहीं होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन इंडिया ने अपने खुद के दूसरे जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है उससे भी ग्रहण किए हैं। तो इट प्रोवाइड द ओनली फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। क्या है कि मतलब पूरे, अगर बेसिक क्या है, भारत का जो संघ है वो क्या है, एक दोहरी राजनीति है, उसमें केंद्र और राज्य के अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है कि भी आपको यूनाइटेड स्टेट्स की तरह सेंटर की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और जो स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ की आपको सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी। इंडिया में सिर्फ एक है कि एक ही सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि जो भारत की नागरिकता है वही एकमात्र नागरिकता है। आपको किसी एक स्टेट की, हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की, यूपी की, या किसी यूनियन टेरिटरी की, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गए, तो उनकी अलग अलग से क्या नहीं लेनी पड़ेगी,
सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी, आपको एक ही नागरिकता लेनी है, वो है भारत की नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। द सिटीजन्स इन इंडिया आर एलिजियंस ओनली टू यूनियन। तो क्या है कि जो भारत के नागरिक हैं वो संघ के प्रति निष्ठा के मतलब क्या है, सिर्फ संघ के प्रति उनकी क्या है निष्ठा है, उनका कर्तव्य है, वो संघ के प्रति है, उनकी जो सिटीजनशिप है वो इसलिए क्या है पूरे जो इंडिया में सिर्फ एक ही है, उसमें कोई सेपरेट स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। द अदर फेडरल स्ट्रक्चर्स जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, तो ये भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑन द अदर हैंड अडोप्टेड द सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग से सिटीजनशिप है और जो यूनियन है उसकी अलग सिटीजनशिप है। तो यूएसए है और स्विट्जरलैंड है, ये इसके एग्जांपल है जो फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो ये एग्जांपल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको काफ़ी क्या है ध्यान में रखना होगा कि ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ कहाँ है अभी प्रिवेल करती है। तो नेक्स्ट है इन यूएसए ईच पर्सन इज ओनली ए सिटीजन ऑफ यूएसए, नॉट ओनली ए सिटीजन यूएसए, यानी कि सिर्फ यूएसए का ही सिटीजन नहीं है बट आल्सो ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। तो जैसे कि कोई स्टेट मान लो इंडिया में, वहाँ पे कैलिफोर्निया है या फिर शिकागो है या फिर न्यूयॉर्क है, तो वो अलग अलग स्टेट के अंडर आते हैं। तो उनमें क्या है कि अगर मान लो कोई न्यूयॉर्क का बंदा है, अगर उसको वहाँ पे दूसरे स्टेट में जाना है तो उसके न्यूयॉर्क की अलग सिटीजनशिप है, और जो दूसरा स्टेट है कोई भी शिकागो हो गया या फिर कैलिफोर्निया हो गया, तो उनकी क्या है अलग से एक पर्टिकुलर स्टेट की हर पर्टिकुलर स्टेट की अलग से क्या है सिटीजनशिप है जिस स्टेट में वो बिलोंग करता है। दस ही ओन्स एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉयज ड्यूअल सेट ऑफ राइट। तो उनको क्या है कि अलायंस कहीं दोनों के प्रति एक तो क्या है निष्ठा भी रखनी पड़ती है, और क्या है दोनों के जो दोनों स्टेट्स हो गया यूनियन हो गया, वो दोनों जो भी आपको फंडामेंटल राइट हो गया या फिर कोई भी राइट्स हो गए एक तरह से, तो वो दोनों वो इंजॉय भी कर सकता है। तो दो एक तरह से क्या है, एक तो उनके प्रति निष्ठा रखनी है दोनों के प्रति, और दोनों के जो अधिकार हैं उनको क्या है वो भी उनको मिलते रहेंगे और उनका भी आनंद वो उठा सकता है। वन सेट कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो राइट्स वगैरह जो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और एक जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो दोनों राइट्स को क्या कर सकता है वो एक तरह से आनंद उठा सकता है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ डबल सिटीजनशिप। तो हमारे पास क्या है जो सिंगल सिटीजनशिप है और यूएसए में क्या है डबल सिटीजनशिप। तो इसको आपको ये तो पता चल गया कि भी इसके क्या है अलग अलग मेरिट्स हैं, जैसे कि क्या होगा कि आपको दोनों स्टेट्स के और यूनियन के जो मेरिट वगैरह है वो आपको मिलेंगे, राइट्स वगैरह हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन डीमेरिट्स भी कुछ इसके जो क्या है गुण अवगुण भी है, अगर गुण है तो अवगुण भी है, क्योंकि हर चीज़ है उसकी कुछ कुछ उसके बारे में कुछ ठीक चीज़ें भी होती हैं और कुछ उसके बारे में गलत चीज़ें भी होती हैं, कुछ उसकी क्या है डीमेरिट्स भी होती हैं। तो दिस सिस्टम क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन इन मैटर्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस। तो क्या है कि इसमें जो क्या है डुअल सिटीजनशिप है, तो हर स्टेट क्या कर सकता है अपने सिटीजनशिप जो अपने उसके स्टेट के अंदर उसके सिटीजनशिप है उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उनको फेवर कर सकता है, एक तरह से उनके क्या है उनके पक्ष में कोई फैसला ले सकता है या फिर कोई भेदभाव कर सकता है। जैसे कि वो राइट की वोट में कहते कि भी मतलब हमारे स्टेट का जो क्या है एक पर्सन है जो सिटीजन है हमारे स्टेट का है, तो उसको राइट का वोट का मिलेगा अधिकार, राइट टू पब्लिक होल्डिंग का मिलेगा ऑफिस का, या राइट टू प्रैक्टिस फॉर प्रोफेशन वगैरह में वो क्या कर सकता है कि भी अपने जो स्टेट है उनको प्रेफरेंस दे सकता है। तो इससे क्या होगा एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा और जो फेवर है सिटीजनशिप का उसके जो राज्य के सिटीजन हैं उनके खिलाफ फेवर फैलेगा, जिससे डिस्क्रिमिनेशन जो है भेदभाव जो दूसरे लोगों के प्रति फैलेगा। द प्रॉब्लम है अवॉइडेड इन द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन एज प्रिवेल्ड इन इंडिया। तो जैसे कि इंडिया में है वहाँ पे क्या है सिंगल सिटीजनशिप है, तो क्या है पूरे अगर मान लो कोई स्टेट है या कोई राष्ट्र है, कोई स्टेट है या कोई यूनियन टेरिटरी हो गया करता, कोई नोटिफिकेशन वगैरह निकालता है या फिर कोई वोट का अधिकार है या फिर पब्लिक जो कोई ऑफिस बनाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस बनाना चाहता है, तो उसमें क्या है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ भी कोई भी कार्य कर सकते हैं और कहीं भी कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हाउएवर दिस इन जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ इसके क्या है एक तरह से अपवाद भी हैं, तो उनके बारे में जान लेते क्या है। जो पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 के तहत जो पार्लियामेंट है उसने कहा है कि कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कि मतलब क्या है पार्लियामेंट कोई भी ऐसा रूल बना सकती है आर्टिकल 16 के अंडर कि भी मान लो कोई स्टेट कोई हरियाणा का है, तो हरियाणा में अगर कोई वैकेंसी निकली है या कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए कुछ से क्या कर सकती है कंडीशन लगा सकते हैं कि भी आप सिर्फ हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि उसको एक तरह से क्या प्रेफरेंस देने के लिए किया जाता है।
तो और लोकल अथॉरिटी हो गया या फिर अदर अथॉरिटी विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये यूनियन टेरिटरी के अंदर भी या स्टेट के अंदर भी किसी मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई लोकल अथॉरिटी है उसके अंदर भी कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह देना है तो उसमें भी क्या कर सकते हैं कि भी आप जो यहीं के सिटीजन है, जो यहीं के जो नागरिक हैं, एक तरह से क्या है यहाँ के जो रहने वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये कंडीशंस भी जो पार्लियामेंट है उसमें भी कुछ ये कंडीशंस लगा सकती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस के अंडर आता है जो सिंगल सिटीजनशिप है उसके जो एक्सेप्शन हैं उसके खिलाफ। तो इसमें क्या है, सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या रखा है कि भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 15 के अंदर क्या कहता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो किसी भी सिटीजन के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, इसकी गारंटी देता है आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें प्रोहिबिट करता है कि भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी के साथ भी ऑन द ग्राउंड ऑफ किस ग्राउंड पे, कि भी रिलीजन के बेस पे हो गया या फिर रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। तो क्या है कि मतलब जो प्रोहिबिट करता है कि भी आपको भेदभाव नहीं करना है, तो वो किन किन क्या है किन किन आधारों पर है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। तो इन स्थानों पर क्या करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोहिबिट कर रखा है, उसने निषेध लगा रखा है कि भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन उसने कोई ऐसा भेदभाव नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कोई भी क्या है रेजिडेंस जहाँ पे रहते हैं लोग उसके बेस पर आप कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो आप जो रेजिडेंस है उसके बेस पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी को, किसी भी जो पर्सन है या फिर किसी भी जो एक तरह से एरिया है उसके खिलाफ कोई भी एक तरह से क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट, तो स्पेशल बेनिफिट और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंस इन मैटर दैट डू नॉट कम विद इन द प्रोव्यू ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन सिटीजन। तो क्या है कि जो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो राज्य हैं वो ऐसे मामलों में अपने निवासियों को, वहाँ के रहने वालों को विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि क्या है ऐसे सिर्फ ऐसे मामलों में दे सकते हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं, जो राइट्स दिए गए हैं उनके अधीन नहीं आते हों, उनके दायरे में नहीं आते हैं। तो उनके अगर मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उसमें अगर संविधान का कोई भी क्लोज वगैरह, कोई भी जो आर्टिकल है या फिर कोई भी उसका जो राइट्स वगैरह दिए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो सरकार उसमें क्या कर सकती है, अपने जो सिटीजन है उसको, अपने जो रेजिडेंट हैं उनको क्या कर सकते हैं, स्पेशल बेनिफिट दे सकती है, कि प्रेफरेंस दे सकती है, यानी कि एक तरह से विशेष लाभ या फिर उन्हें प्राथमिकता दे सकती है। तो उदाहरण के लिए क्या है कि जो एक राज्य अपने निवासियों को शिक्षा के लिए फीस में रियायत दे सकता है। यह कह सकता है कि भी हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे क्या नहीं लगेगी, जो हमारे हरियाणा के, जैसे मान लो हरियाणा में कह दें कि भी सरकारी स्कूल कॉलेजों में जो लड़कियां हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, तो उसमें वो एक चीज़ पॉइंट ऐड कर सकता है कि यहाँ पे जो हरियाणा के रेजिडेंट है, हरियाणा के जो नागरिक हैं यहाँ के, वही उन्हीं को, ये निवासी हैं उन्हीं को ये छूट दी जाएगी कि भी सिर्फ जो हरियाणा के निवासी हैं उनको शिक्षा के लिए फ़ीस में रियायत दी जा सकती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इस जो पॉइंट है इसमें ये एग्जाम्पल आपको फिट कर सकते हैं, और ये काफ़ी याद रखने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। तो मान लो कोई एक इलाका है जहाँ पे कोई जनजाति रहती है, शेड्यूल ट्राइब है जो है, जैसे कि मान लो कोई ट्राइब है जो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, तो उसके हितों के संरक्षण के लिए, उसके कल्चर को बचाने के लिए, या उसके खिलाफ मान लो कोई क्या ना हो, उसके जो हित हैं उसको उसका उल्लंघन ना हो, तो उसके लिए भी कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस जो आर्टिकल 19 के अंडर दी गई है, तो उसका क्या कर सकती है सरकार, उसके ऊपर कुछ क्या है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ प्रोटेक्शन लगा सकती है, ताकि जो वहाँ की अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उनके हित हैं जो उनको संरक्षण किया जा सके और उनको क्या है बचाया जा सके, उनके जो कल्चर है एक तरह से, ताकि उनको कोई ठेस ना पहुँचे, वो अपने आराम से जीवन यापन कर सके। तो ये क्या कर सकती है सरकार, इसमें भी भेदभाव एक तरह से कर सकती है। तो दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम को, मैनर्स को, यानी कि उसकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, शिष्टाचार की रक्षा और एक तरह से शोषण के को बचाने के लिए क्या कर सकती है, अपने पारंपरिक व्यवसाय और संपत्ति की रक्षा के लिए किया जा सकता है। तो ये कर सकती है शेड्यूल ट्राइब्स की जो सेफ गार्ड के लिए, उनके ट्रेडिशन, वोकेशन और प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो उनको शोषण से बचाने के लिए, और उनके जो कल्चर है, उनकी जो आर्ट है एक तरह से, उनका जो लैंग्वेज है, भाषा है, कस्टम है, रीति रिवाज है, तो उनको बचाने के लिए एक तरह से सरकार ऐसे कदम उठा सकती है। तो नेक्स्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी केस है, लेकिन अभी क्या है इसमें भी समाप्ति दे दी गई है, कुछ हद तक इसमें
कुछ हद तक अभी लिमिटेड रखी गई हैं ताकि उनके जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह की प्रोसेस उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन तकरीबन सारी जो रियायतें हैं वहाँ पे भी ख़त्म कर दी गई हैं। तो इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द स्टेट लेजिस्लेटिव इज एम्पावर्ड टू डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट एंड कन्फर एनी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस इन। तो क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, अभी तक क्या था कि उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो उसमें जो वहाँ क्या है, एक कंडीशन ये भी है कि भी अगर मान लो कोई भारत का नागरिक है तो वो मान लो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या नहीं कर सकता है, कोई भी परमानेंट प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो वहाँ पे नहीं खरीद सकता। और क्या है कि जो अगर मान लो कोई वहाँ पे क्या है कश्मीर में शादी नहीं कर सकता, कोई भी किसी कश्मीरी लड़की से वो शादी नहीं कर सकता। और अगर मान लो कोई कश्मीरी है, कोई बाहर से शादी करता है, बाहर किसी मान लो इंडिया के किसी भी लड़की से, तो उसके साथ भी क्या है भेदभाव किया जाता है और एक तरह से उसको एक मतलब वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसा कुछ कंडीशंस वगैरह पहले थी, लेकिन अभी उसमें भी वो भी हटा दिया गया है। तो ये क्या करती है, जो स्टेट है और उनके जो स्पेशल राइट हैं उनको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक आगे ये जो धारा एक तरह से जो स्पेशल स्टेटस है वो दिया गया था। तो इसमें क्या कुछ दिया गया था, इसमें मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो जो राज्य सरकार के अधीन जो मामले हैं रोजगार के, उसमें सरकार क्या कर सकती है, वहाँ की सरकार जो राज्य सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की, वो क्या कर सकती थी, जो परमानेंट रेजिडेंट्स है वहाँ के उनको एक तरह से क्या कर सकती थी, स्पेशल राइट्स वगैरह या प्रिविलेजेस दे सकती थी। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन स्टेट क्या है, राज्य में अचल संपत्ति है उसको अधिग्रहण के लिए, यानी कि कोई भी वहाँ पे जो स्टेट का नागरिक है सिर्फ वही क्या कर सकता है, वहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो अचल संपत्ति जैसे घर हो गया, कोई प्लॉट हो गया, कोई ज़मीन होगी, तो वो पहले नहीं खरीद सकते थे, अभी इसको भी हटा दिया गया है। तो अभी क्या है, पूरे देश के नागरिक वहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर ज़्यादा पूरी खुली छूट नहीं दी गई है, कुछ लिमिटेशन रखी गई है ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनका कुछ एक तरह से क्या है विकास हो सके। सेटलमेंट इन द स्टेट यानी कि राज्य में जो है स्टेट क्या नहीं हो सकते, सेटलमेंट नहीं हो सकते, एक तरह से वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, अपना खुद का मकान वहाँ पे बना करके वहाँ नहीं रह सकते, किराए पर रह सकते हैं लेकिन अपना खुद का मकान बना करके वहाँ नहीं रह सकते। स्कॉलरशिप वगैरह क्या है, सिर्फ उनको मिलेगी जो जम्मू कश्मीर के क्या है नागरिक हैं। तो अभी तक ये कुछ प्रोविजंस थे जो जम्मू कश्मीर को मिले गए थे। एंड अदर सच फॉर्म्स ऑफ एड एंड प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर मान लो और कोई भी सहायता अगर स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती है अपने जो स्टेट के नागरिक हैं तो वो दे सकती थी। तो ये कुछ क्लॉज थे जो जम्मू कश्मीर के लिए जोड़े गए थे। अभी देख रहे थे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, एनआरए के बारे में, पीआईओ के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड ऑर्डर है उसके बारे में एक बार थोड़ी सी डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो हमने वादा किया था कि आपको ये भी पॉइंट हम इसमें कवर अप कर देंगे। तो एनआरआई कहते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी जो बाहर नहीं रहते, बाहर रहते हैं इंडिया में नहीं रहते। नॉन रेजिडेंट का मतलब है जो इंडिया में नहीं रहते वो इंडियन, तो वो इंडियन को क्या कहलाते हैं, एनआरआई। जैसे आपने सुना होगा कि क्या है, पंजाब से जो पंजाबी ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, जो कनाडा हो गया या फिर क्या है ऑस्ट्रेलिया होता है, तो वहाँ क्या जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं और वहीं क्या है एक तरह से बस जाते हैं या फिर वहाँ पे किराए पे काफ़ी दिनों के लिए किराए जो वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे अपना रोज़गार चलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। तो उनको जो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो इंडिया में नहीं रहते लेकिन है इंडियन ही, ए सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, यानी जिसके पास पासपोर्ट तो इंडियन है लेकिन वो रह इंडिया में नहीं रहा है, बाहर रह रहा है। जैसे कोई कनाडा में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई लंदन में रह रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये जो मतलब है लेकिन अभी तक वो सिर्फ क्या है इंडियन सिटीजन है और इनके पास इंडियन ही पासपोर्ट है, तो उनको वो कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट है ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि जो पर्सन इंडिया का है, इंडियन ओरिजिन है, नहीं इंडिया के एक तरह से इंडिया में पैदा हुआ है, लेकिन ए पर्सन वू और वूज एनी ऑफ एंसेस्टर का मतलब हो गया उनके पूर्वज। तो कोई भी पर्सन या फिर उनके कोई भी पूर्वज वाज एन इंडियन नेशनल एंड वू इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप और नेशनलिटी, यानी क्या है कि अगर मान लो कोई सिटीजन है, वो क्या है एक पर्सन है, कोई पर्सन वो या फिर उसके कोई भी माँ बाप हो गए, दादा दादी हो गया, परदादा परदादी हो गए, तो यानी कि उसके जो कोई भी एंसेस्टर हैं एक तरह से वो इंडियन नेशनल रहे हैं, इंडिया के जो सिटीजन है वो रहे हैं। और अभी क्या है, वो अभी इंडिया के सिटीजन नहीं है, अभी वो किसी और दूसरे कंट्री के हैं, सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है, वहाँ की नागरिकता वहाँ की नेशनलिटी उन्होंने ले ली है, दैट इज़ ही और सी इज़ होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट। यानी उसके पास जैसे मान लो कोई यूनाइटेड स्टेट में रहता है और वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है और वहाँ की नागरिकता वो ले लेता है, इंडिया की नागरिकता उसकी छूट जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। और वो क्या मतलब उसको क्या है, इंडियन नेशनल नहीं कहलाएगा, वो एक तरह से उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन जो सिटीजनशिप उसके पास नहीं है इंडिया की, उस दूसरे देश की सिटीजनशिप उसके पास है।
नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो ये कौन होते हैं? ए पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी कि क्या है कि मतलब वो है तो बाहर रहा है, इंडिया की सिटीजन है, लेकिन उसके पास वहाँ की सिटीजनशिप भी है, और इंडिया का क्या है, इंडिया का उसके पास क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, तो वो कार्ड होल्डर है, तो उसको OCI कार्ड होल्डर कहेंगे। नेक्स्ट है पीआईओ कब लाया गया था? जैसे NRI वगैरह तो ये पहले से ही लाए गए थे। जो पीआईओ है, जो स्कीम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लाई गई थी 2002 में, और 2002 में लाई गई थी, और जो OCI है वो 2005 में क्या है, इसके खिलाफ एक्ट बनाया गया था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज़ मॉडिफाइड द प्रोविजंस पर्टेनिंग OCI इन प्रिंसिपल एक्ट। तो जो प्रिंसिपल एक्ट था 2005 का, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 2015 में भी उसको अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में। तो सिटीजनशिप ओरिजिन कब लाया गया था? 1955 में। तो 1955 में सिटीजनशिप जो एक्ट है वो लाया गया था, और उसमें 2015 में कुछ अमेंडमेंट की गई थी, ताकि जो OCI कार्ड होल्डर हैं उनके जो एक्ट था प्रिंसिपल एक्ट, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सके। तो इट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम कार्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो अभी इससे पहले क्या कहते थे, इसको OCI कहते थे सिर्फ, अभी क्या कहते हैं उसको OCI कार्ड होल्डर। तो सिर्फ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते थे पहले, अभी इसको कार्ड होल्डर कहते हैं। बाय मर्जिंग द PIO कार्ड स्कीम एंड OCI कार्ड स्कीम। तो इसमें क्या है, पहले क्या थे, दोनों अलग अलग थे, PCI अलग था और जो PIO अलग था, और OCI अलग था। तो अभी इनको दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है, OCI कार्ड होल्डर। तो इनको जो स्कीम है, एक तरह से इनको मर्ज करके एक नाम दे दिया गया है, इन दोनों जो स्कीम्स हैं एक तरह से उनको। नेक्स्ट है, वो कैन रजिस्टर एज एन OCI। तो OCI क्या है, OCI कार्ड होल्डर के लिए कौन रजिस्टर कर सकता है, इसके बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, यानी कि जो एक तरह से क्या है, एडल्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत 18 साल का हो चुका है, वो फुल क्या है, एडल्ट में एक तरह से माइनर नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। कंडीशन, उसके ऊपर कुछ कंडीशन लागू होंगी, तो वो क्या क्या कंडीशन होंगी ये देख लेते हैं एक बार। वो इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जो जैन 1950 है, उसको संविधान इंडिया का लागू हुआ था, तो उसके बाद या उसके टाइम पे, यानी कि जो 26 जनवरी के टाइम पे क्या है, उस टाइम पे इंडिया का सिटीजन रह चुका है, या पहले भी रह चुका था, तो क्या है कि उसके बाद या उसके बाद रह चुका है, तो उसमें क्या है, उसको क्या है, लेकिन अभी क्या है, वो अभी दूसरे देश का, किसी देश का सिटीजन है, तो उसको क्या कहेंगे कि जो दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद या और भी किसी टाइम पे क्या है, भारत का नागरिक रह चुका है, पहले रह चुका था, अभी वो दूसरे देश का नागरिक है। या फिर दूसरा पॉइंट है, वो इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि मतलब क्या है कि दूसरे देश का कोई नागरिक था, मतलब लेकिन क्या है कि वो एलिजिबल था कि भी उसको भारत की सिटीजनशिप दे दी जा सकती है। किस टाइम पे, जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान जो कब हुआ, लागू हुआ था, तो उस टाइम पे क्या है, वो अगर उसको वो एलिजिबल है, उसको कंडीशन वो सारी फुलफिल करता है इंडिया की नागरिकता लेने के लिए, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और क्या है, वो इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 का 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 के बाद अगर मान लो कोई टेरिटरी जुड़ी है, और उससे पहले क्या थी, वो टेरिटरी इंडिया में नहीं थी, लेकिन बाद में जुड़ी है, और वो कोई भी पर्सन है वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं था उस टाइम पे, उस टेरिटरी में था जो 15 अगस्त के बाद जोड़ी गई है, तो उसको भी क्या है, जो OCI कार्ड होल्डर के तहत उसको भी रजिस्टर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन। और ये जो सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई करते हैं कोई भी सिटीजन, तो उसके जो बच्चे हैं, उसके जो पोते हैं, उसके पड़पोते हैं, वो सभी क्या करेंगे, उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो क्या है कि मतलब कहाँ तक जाता है ये, जो चाइल्ड से लेकर के ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि 3 पीढ़ियों तक की इसको कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब 3 पीढ़ियों तक की जो अगर मान लो कोई है तो वो एलिजिबल है, लेकिन ये नहीं कि भी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा उसको ये जो क्या है फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ उसके पड़पोते के लिए, पोते के लिए और उसके बच्चे के लिए। तो 3 जो पीढ़ी है उसको ये कंडीशन एक तरह से क्या है सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो इसको नागरिकता ले सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन हु इज़ ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज। तो ये जो पहले क्लॉज, पिछले क्लॉज में क्या था कि जो भी मेंशन किए गए थे पर्सन, जिस कैटेगरी के बताए गए थे, जो कंडीशन बताई गई थी, तो उसका अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी इसके लिए क्या होगा, अगर वो एलिजिबल है तो उसका माइनर चाइल्ड भी क्या होगा, एलिजिबल होगा। इस जो कैटेगरी है एक तरह से OCI कार्ड होल्डर की, तो इसके लिए वो भी एलिजिबल होगा, वो भी क्या है उल्लिखित व्यक्ति है।
वो उसके बारे में बताया गया है। ए पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड वुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट ऑफ इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि या तो उसके कोई भी माइनर है चाइल्ड और या उसके या क्या या उस कोई जो चाइल्ड है वो माइनर है और उसके पेरेंट्स में थे या तो एक या फिर दोनों क्या है इंडिया के सिटीजन है, तो वो एलिजिबल होगा OCI कार्ड होल्डर के लिए। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया। तो अगर मान लो कोई स्पाउस है, स्पाउस यानी कि अगर पति है तो उसका पत्नी, और कोई अगर फीमेल है तो उसकी जो फीमेल है तो उसकी पति, और अगर कोई मेल है तो उसका पत्नी जो फीमेल के लिए उसका पति और मेल के लिए उसकी पत्नी। अगर उनमें से कोई उसका जो स्पाउस कहते हैं कि मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, पति या उसका पति पत्नी कहते हैं आपस में कि भी अगर पति है तो उसकी पत्नी और पत्नी है तो उसका पति। तो उसमें क्या है, जो स्पाउस है जो उसका जीवन साथी है, अगर वो या तो फॉरेन ओरिजिन जो स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन, तो अगर मान लो कोई सिटीजन फॉरेन ओरिजिन का है और उसका जो स्पाउस है वो इंडियन ओरिजिन का है या फिर इंडिया का जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड इंडिया कार्ड होल्डर है, तो उसको क्या होगा, एंड वूज मैरिज हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और उसकी जो शादी है वो रजिस्टर हो चुकी है, एंड सब्सिट्यूट फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 साल। तो क्या है कि 2 साल से अधिक उनकी शादी को हो चुके हैं, रजिस्टर हुए, और क्या है एक तरह से जिनकी शादी को पंजीकृत किए हैं 2 साल से कम का समय नहीं होना चाहिए, 2 साल से कम ज़्यादा ही होना चाहिए, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप OCI कार्ड होल्डर का जो सर्टिफिकेट है एक तरह से जो कार्ड है वो दे दिया जाएगा। नो पर्सन वो और आइदर वो वूज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट और इज और हैड बीन ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश शेल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन। कि मतलब अगर मान लो कोई भी सिटीजन है, उसका कोई वो खुद या फिर उसके कोई पेरेंट्स हो गए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो या तो अभी हैं या पहले कभी पाकिस्तान के सिटीजन रह चुके हैं या बांग्लादेश के सिटीजन रह चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं होगा। कोई भी पर्सन जिसका जो खुद या फिर उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो पहले सिटीजन रह चुके हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो एलिजिबल नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या है, पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है राइट्स क्या क्या दिए गए हैं OCI कार्ड होल्डर के लिए। तो पहला राइट दिया गया है एंटाइटल्ड टू सच राइट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। क्या कि मतलब जो भी राइट्स वगैरह हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि भी इनको ये राइट्स हम दे सकते हैं, तो वो राइट्स क्या होंगे, उनके लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए वो, और वो राइट्स उनको मिल जाएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि कौन से राइट्स उनको देने हैं, कौन से राइट्स उनको नहीं देने हैं। तो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो सेल नोट ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स वो आर कन्फर्ड एज ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या है कि कुछ राइट्स हैं, कुछ जो अधिकार हैं वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन वो OCI कार्ड होल्डर को नहीं मिलेंगे। तो कौन से राइट है जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन को मिलेंगे और OCI कार्ड होल्डर को नहीं मिलेंगे। ही सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। की है कि मतलब जो एक तरह से अवसर है जो प्रदान इक्वालिटी का राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसमें उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की जो बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में, अगर वो सिटीजन नहीं है और अगर वो ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है, तो ये सिर्फ क्या मिलेंगे, जो सिटीजन है इंडिया के उसको ये जो अपॉर्चुनिटी राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो अधिकार है वो मिलेगा। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, जज ऑफ हाई कोर्ट हो गया, तो इन सब के लिए वो क्या नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। इन सब में वो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता अगर वो OCI कार्ड होल्डर है। इसके लिए सिर्फ इंडिया का सिटीजन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर। तो क्या है, उसको मतदाता का के रूप में पंजीकरण के लिए हकदार नहीं होगा, वो वोट नहीं डाल सकता इंडिया में। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या है कि मतलब वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का क्या नहीं बन सकता, एक तरह से मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता लोकसभा और राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कि मतलब जो एक तरह से जो अगर मान लो सेंटर है, स्टेट है, कहीं भी वो राज्यसभा लोकसभा हो गया या राज्य की विधानसभा होगी, राज्य की विधान परिषद होगी, तो वहाँ पे क्या नहीं कर सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। और पहली बात तो उसको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। तो अगर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं है तो वो वोट पाने का अधिकार भी उसको नहीं है।
तो ही सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस, तो वो पब्लिक सर्विस के लिए भी इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट इन सच सर्विसेज एंड पोस्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो अगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्पेसिफाई करती तो उसको पब्लिक सर्विसेज में या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट जो सीधा जो यूनियन और स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो उस पर उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, उसको क्या है वहाँ पे नौकरी नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, सिटीजनशिप के इस जो सीरीज़ है उसमें आज इतना ही। कल से मंडे से हम लेकर आ रहे हैं जो नई सीरीज़ है हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको 1-2 दिन में हम बता देंगे कि नया जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है, नए लेक्चर का जो बैच है, जो 4 हम टीचर्स नए लेकर आ रहे हैं, तो उनके बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी अनाउंसमेंट हम 1-2 दिन में कर देंगे। और हम एक तरह से फिक्स शेड्यूल बना रहे हैं एक तरह से कि भी सभी टीचर्स का एक फिक्स शेड्यूल हो, डेली उसी टाइम पर उनके लेक्चर्स अपलोड हों आपको। और जल्द ही आपको मतलब क्या है, अगर हमारे पास जैसे ही यूट्यूब हमें लाइव करने की सुविधा दे देता है तो हम उसको क्या कर देंगे, मोनेटाइज होने के बाद जो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम क्या कर देंगे, आपको जो लाइव सुविधा है वो भी, लाइव जो क्लासेस की सुविधा है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी तक के लिए आप क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए, ताकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए जो लेक्चर हैं उनकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जो ये वीडियो है हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसके बारे में आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आपको एक सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या कुछ आपको चेंजेस इसमें करवाने हैं, क्या कुछ ऐसा भी है कोई जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ ये चेंजेस हो सकते हैं, ताकि और भी जो अच्छे से समझ आए बच्चों को और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो इसको वीडियो को अभी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।